हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका 7वीं कक्षा में। अब तक हम पढ़ चुके हैं बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म। अब बौद्ध धर्म और जैन धर्म को हम समझा तो एक बात समझने की है कि उस समय के राजाओं और उस समय के वंशों की क्या स्थिति थी जो उसको आगे बढ़ाने में, धर्म के बढ़ाने में सहायक किस प्रकार सिद्ध हुए। उसको समझने के लिए हमें 16 महाजनपदों को समझना होगा। 16 महाजनपदों के विषय में जानकारी अगर हम देखें तो दो जो किताबें हैं उनसे मिलती है। एक है अगुंतर निकाय जो बौद्ध धर्म की पुस्तक है और दूसरी है भगवती सूत्र जो जैन धर्म की पुस्तक है। दोनों को आप समझिए। तो सबसे पहले आप हम समझेंगे महाजनपद काल। महाजनपद काल ऐतिहासिक काल का हिस्सा रहा है। ऐतिहासिक काल वह काल होता है जिसकी जानकारी हमें ऐतिहासिक स्रोत यानी कि साहित्य से मिलती है। हम पहली कक्षा को याद करें तो हम समझ पा रहे थे कि वहां 3 पक्ष थे इतिहास को समझने के लिए। इतिहास के स्रोतों पर 3 पक्ष थे। तो वहां पर एक पक्ष था ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक कालखंड 600 ईसा पूर्व से लेकर आज तक का कालखंड ऐतिहासिक कालखंड माना जाता है। महाजनपद काल की बात करें तो यहाँ जानकारी हमें अगुंतर निकाय, भगवती सूत्र नामक किताबों से मिलती है। ऊपर वाली पुस्तक अगुंतर निकाय बौद्ध धर्म की पुस्तक है, जबकि भगवती सूत्र शब्द जहां लगता है सामान्यतः वह पुस्तक साहित्य में जैन धर्म से मानी जाती है। इसमें हमारे पास 16 महाजनपदों की जानकारी है। 15 महाजनपद उत्तर भारत में दिखाई देते हैं, जबकि एक अश्मक नामक एक महाजनपद हमें दक्षिण भारत में गोदावरी नदी के तट पर मिलता है। सबसे पहले से शुरू करते हैं और सबसे बड़ा पावरफुल साम्राज्य, शक्तिशाली साम्राज्य मगध। इसके पावरफुल होने में नदियों का बड़ा योगदान है। नदियां जो एक आकर मिलती हैं, संगम करती हैं, प्रयाग बनाती है और वहां पर एक शहर का निर्माण होगा पाटलिपुत्रा का, तो वहां से नई घटनाएं जन्म लेती है। तो सबसे पहला महाजनपद है मगध। मगध की राजधानी थी शुरुआती राजगृह जिसे गिरिव्रज भी कहा गया, और बाद में उदयन ने एक शहर की स्थापना की पाटलिपुत्र, तो राजधानी बनी पाटलिपुत्र जो चंद्रगुप्त मौर्य के समय भी रही और सम्राट अशोक के समय भी रही। अगला है चेदी। चेदी की राजधानी थी सत्यवती। शूरसेन, यह उत्तर भारत का क्षेत्र, हमारी खुद की पृष्ठभूमि अगर देखें उत्तर प्रदेश का एक रहा है सूरसेन, यहाँ की राजधानी थी मथुरा। अगला है गांधार। गांधारी जहाँ की थी वह था गांधार, और गांधार की राजधानी रही है तक्षशिला। दुनिया का प्राचीनतम विश्वविद्यालय में से एक तक्षशिला विश्वविद्यालय यहीं पर लोकेटेड था। कंबोज, ये कश्मीर का क्षेत्र है और इसकी राजधानी थी हाटा। अगला है अंग। अंग की राजधानी है चंपा। अगर आप महाभारत देखते हैं तो वहां पर कर्ण दिखाई देते हैं। कर्ण को कहां का राजा माना जाता था? अंग का राजा, अंगराज कर्ण। मल्लों को हमने कल समझा था लास्ट कक्षा में जब हम पढ़ रहे थे कि महावीर स्वामी की मृत्यु और महात्मा बुद्ध की मृत्यु दोनों मल्ल गणराज्य की राजधानियों में हुई। तो पावापुरी और कुशीनगर, कौशल श्रावस्ती अयोध्या का क्षेत्र, आप समझिए कौशल नरेश दशरथ कहा जाता था, तो कौशल अयोध्या का वाला क्षेत्र है। कौशल की राजधानी है श्रावस्ती। और बौद्ध धर्म के महात्मा बुद्ध के सबसे ज्यादा संदेश कहां पर दिए गए? श्रावस्ती में। अगला है काशी। भोलेनाथ की नगरी, काशी भोलेनाथ की नगरी। काशी की राजधानी थी वाराणसी। अगला है वश, राजधानी कौशाम्बी, बहुत फेमस। अगला वज्जी, दुनिया का पहला लोकतंत्र, याद करिए पहला लोकतंत्र, डेमोक्रेसी की जब बात करी जाती है तो बिहार का नाम आता है। क्या है? वज्जी एक महासंघ था जिसकी राजधानी थी वैशाली। पहला दुनिया का पहला डेमोक्रेसी की बात करी जाती है वज्जी में, वज्जी वैशाली। मत्स्य विराटनगर, क्या राजधानी है? विराटनगर। अगला कुरु बहुत महत्वपूर्ण है। कुरु यानी कौरव, आप समझ रहे हैं, महाभारत से लिंक कर पा रहे। कुरु की इंद्रप्रस्थ दिल्ली, हस्तिनापुर मेरठ, ठीक है। तो इसकी राजधानी कुरु की क्या थी? इंद्रप्रस्थ। अगला है अवंती अगर हम देखें तो महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश का क्षेत्र अवंती की 2 राजधानियां, उज्जैनी यानी वर्तमान उज्जैन महाकाल की नगरी, और दूसरा महेशमती को आप जोड़ सकते हैं किससे? महेशमती तो आप सबको पता होगा, एक बहुत विशाल मूवी का निर्माण किया गया बाहुबली, उसमें एक महिष्मती साम्राज्य पर ही कहानी रची गई। वो थोड़ी काल्पनिक थी मगर यह सत्यता है। अवंती, उज्जैन, महिष्मती। पांचाली कहां की थी? पांचाल की राजधानी अचित्र और काम्पिल्य, 2 राजधानियां थी, अचित्र और काम्पिल्य। अश्मक दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद था। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद कौन सा था? तो अश्मक। इसकी राजधानी अगर देखें तो
राजधानी देखें तो पोटल और पोटिन, कई जगह पोतल शब्द भी यूज किया गया, पोतल, ठीक है, पोटिन, पोटल और पोतल या पोतना शब्द जो यूज किया गया, थोड़ा राजधानी का इसमें विवाद है नाम को लेकर, ठीक है, तो इसकी राजधानी। अब इन सभी 16 महाजनपदों में जो सबसे विशाल और शक्तिशाली महाजनपद बन के उभरा उसका नाम था मगध साम्राज्य या मगध का महाजनपद। इसमें अगर हम देखें तो दो कालखंड हमें मुख्यतः मिलेंगे, मौर्यकाल, और मौर्यकाल से पूर्व की घटना पूर्व मौर्यकाल मानी जाती है और मौर्यकाल के बाद की घटना मौर्योत्तर काल मानी जाती है। तो आज हम समझ रहे होंगे मौर्यकाल से पूर्व की घटनाओं को पूर्व मौर्यकाल में। सबसे पहले देखें तो मौर्यकाल को पढ़ने से पहले पूर्व मौर्यकाल में 3 वंश आपको दिखाई देते हैं। कितने वंश हैं? 3। मगध को समझने के लिए 3 वंश हैं, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश। सबसे पहला है हर्यक वंश। हर्यक वंश में भी 3 महत्वपूर्ण राजाएं हैं। पहला अगर देखेंगे तो आप बिंबिसार, दूसरा अजातशत्रु और तीसरा उदयन। अगर हम शिशुनाग वंश में देखें तो वहां 2 राजाएं आपको मिलेंगे, शिशुनाग और कालाशोक। नंद वंश में आप देखेंगे तो महापद्म नंद और नंद यानी कि घनानंद आपको दिखाई देगा। सबसे पहले आप देखते हैं हर्यक वंश। 584 से लेकर 544 से लेकर 412 ईसा पूर्व तक का जो टाइम पीरियड है वो हर्यक वंश का है। हर्यक वंश 544 में शुरू हुआ और सबसे पहला शासक था बिंबिसार। बिंबिसार को यहाँ संस्थापक माना जाता है, किसका? हर्यक वंश का। तो बिंबिसार हर्यक वंश का संस्थापक, ये महात्मा बुद्ध का मित्र था, संरक्षक था, कस्टोडियन था, यानी कि बुद्ध बौद्ध धर्म को संरक्षण प्रदान कर रहा है। जब कोई किसी से जुड़ा है तो सीधे से आप बात समझेंगे कि बौद्ध धर्म को क्या दे रहा है? प्रश्रय दे रहा है। एक शब्द यूज किया जाता है प्रश्रय, तो आप याद करिए कि प्रश्रय दे रहा है हर्यक वंश को, हर्यक वंश प्रश्रय दे रहा है, यानी बिंबिसार महात्मा बुद्ध का मित्र है। इसको देखें तो इसकी राजधानी थी गिरिब्रज, राजगिर। सबसे पहले देख लिया था राजगिर गिरिब्रज, इसकी राजधानी रही है। इसका एक दरबारी जीवक जो है वैद्य था, दरबार में रहता था। इसकी बिंबिसार की लड़ाई थी, युद्ध या फिर कहें दुश्मनी थी अवंती के राजा चंडप्रबोध से। तो आप समझे कि राजधानी थी गिरिब्रज यानी राजगिर। राजगढ़ जो था इसका वो था जीवक। इसकी लड़ाई थी बिंबिसार की, किससे? अवंती के राजा चंडप्रबोध से। अवंती के राजा चंडप्रबोध से इसकी दुश्मनी थी। तो इसने क्या किया कि जब वो चंडप्रबोध बीमार हुआ तो राजवैद्य इनका जीवक वहां उनका उपचार करने के लिए गया और वो चंडप्रबोध ठीक हो गए। इन दोनों में मित्रता हो गई। तो एक बड़े साम्राज्य से एक मित्रता एक नई शक्ति को जन्म देती है। किंतु बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दी। इसकी हत्या किसने की? इसके पुत्र, स्वयं के पुत्र अजातशत्रु ने इसकी हत्या कर दी। इसके बाद गद्दी पर बैठा स्वयं अजातशत्रु। अजातशत्रु का उपनाम था कुड़िक। क्या नाम था? कुड़िक। कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कुड़िक किसका उपनाम था? अजातशत्रु का। 492 से 460 ईसा पूर्व के मध्य यह शासक बना रहा। उपनाम था कुड़िक। इसी के समय प्रथम बौद्ध संगति हुई। प्रथम बौद्ध संगति याद कर पा रहे हैं? लास्ट कक्षा में पढ़ा था 483 ईसा पूर्व में। और इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? याद करिए, महाकश्यप। अजातशत्रु के समय प्रथम बौद्ध संगति हुई और जो इसने किया अपने पिता के साथ, इसके पुत्र ने इसके साथ किया। इसका पुत्र था उदयन, उसके द्वारा इसकी हत्या कर दी गई और शासक बना उदयन। उदयन गद्दी पर बैठा और उदयन ने पाटलिपुत्र शहर की स्थापना की गंगा के किनारे। वर्तमान में पाटलिपुत्र शहर को पटना के नाम से जाना जाता है। जिस शहर की स्थापना करता पाटलिपुत्र को उसकी इसकी राजधानी बनाता है। और गंगा और सोन नदी दोनों का जहां संगम होता है, जहां मिलती है, वहां पर एक किले का निर्माण करता है सुरक्षा के लिए। उदयन के बाद इस वंश में बहुत सारी विविधताएं आती हैं, भिन्नताएं आती हैं, शासक कमजोर पड़ते हैं और अंतिम शासक हुआ नागदशक। अंतिम हर्यक वंश का शासक हुआ नागदशक। और नाग को हटाएगा नाग, नाग को हटाएगा नाग। तो अब आएगा गद्दी पर शिशुनाग। शिशुनाग इसी का एक अमात्य था, मंत्री था। अमात्य समझते उस समय अमात्य का मतलब मंत्री और महाअमात्य जब बोल देते तो प्रधानमंत्री, वर्तमान में वजीर जैसे बोल सकते हैं शब्द को। तो शिशुनाग वंश, शिशुनाग वंश इसके बाद आया 412 ईसा पूर्व से 345 ईसा पूर्व में। पहला शासक शिशुनाग था, इसी के नाम पर इस वंश का नाम रखा गया, मगर इसने राजधानी परिवर्तित कर दी। पाटलिपुत्र से राजधानी कहां लेकर गया? वैशाली में। इसने अवंती को जीता। इसके बाद गद्दी पर बैठा कालाशोक। कालाशोक को काकवड़ भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? काकवड़। समझिए बात को।
काकवड़ इसका उपनाम है, कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। काकवड़, काकवड़ क्यों कहते हैं? तो कहते हैं कौवे जैसा काला था, कोए जैसा काला था, इसलिए इसे काकवड़ कहा जाता है। राजधानी पाटलिपुत्र बनाई इसने, दोबारा राजधानी को कहां लेकर गया? पाटलिपुत्र। इसी के समय द्वितीय बौद्ध संगति हुई वैशाली में, जिसकी अध्यक्षता सबकामी या सावक मीर कर रहे हैं। इसका अंतिम शासक नंदीवर्धन हुआ। नंदीवर्धन को नंद ने मारा, यानी कि नंदीवर्धन अंतिम शिशुनाग वंश का शासक है, उसको नंद मारेगा, यानी कि महापद्म नंद, और वह स्थापना करेगा नंद वंश की, जो बहुत ही कम समय तक रहा। 20 वर्ष का शासन काल है, लगभग 20 से 22 वर्ष का, 344 से 322 ईसा पूर्व में, और शासक बनेगा महापद्म नंद। यह पहला शूद्र शासक माना जाता है। इसने क्षत्रियों को मारा, इसलिए इसे द्वितीय भार्गव कहा जाता है भगवान परशुराम को। उन्होंने भी क्षत्रिय विहीन की थी पृथ्वी कई बार, तो परशुराम ने क्षत्रियों को मारा, इसने भी क्षत्रियों को मारा, इसलिए इसे द्वितीय भार्गव की उपाधि दी गई। कई जगह सर्वछत्रांतक नामक शब्द भी प्रयोग किया गया है। शूद्र शासक था और कलिंग को इसने जीता था। कलिंग जो हम आगे पढ़ रहे होंगे तो अशोक इससे जुड़ रहा हो। महापद्म नंद के बाद गद्दी पर बैठा घनानंद। घनानंद बहुत महत्वपूर्ण शासक, यह मजबूत शासक होने के साथ साथ थोड़ा मदमस्त शासक, अय्यास जिसे बोल देते, एक शब्द कई लोग बड़ा आलोचना में बोल देते हैं कि थोड़ा मदमस्त शासक था। इसके अगर देखें, इसके समय तक्षशिला के आचार्य यानी कि प्रोफेसर थे चाणक्य, राजनीतिक शास्त्र के। इन्होंने रचना की है अर्थशास्त्र नामक किताब की, आगे इसको देख रहे होंगे। चाणक्य एक दिन इसके दरबार में आते हैं, समाज की स्थिति को बताते हैं कि राजा आप समझिए समाज की स्थिति ठीक नहीं है, आपके अधिकारी जनता पर कष्ट कर रहे हैं, अब करों की बहुत मार है, जनता को संतुष्ट करिए। कि चाणक्य मानते थे कि कर की माप 1/6 हो, यानी कि 100 अगर रुपए का कोई सामान है तो मैक्सिमम जो राशि है वो 16 रुपए टैक्स होना चाहिए, उससे ज्यादा टैक्स नहीं होना चाहिए। तो समझिए बात को, घनानंद के दरबार में चाणक्य आते हैं, यह बात बुरी लगती है उसको और वो अपने अंगरक्षकों के द्वारा उनको बाहर भिजवा देते हैं, जिसमें उनकी शिखा यानी कि चोटी खुल जाती है, जिसमें वह वचन देते हैं कि मैं इस शिखा को तभी बांधूंगा जब नंद वंश का समूल नाश या नष्ट न कर दूं। कितनी बड़ी चुनौती दी थी उन्होंने कि नंद वंश का समूल नाश करने के बाद ही यह शिखा बनेगी। यह बहुत बड़ी चुनौती थी वंश के लिए, और उस वंश के लिए जिस वंश से समकालीन शासक सिकंदर भी डर कर सहम कर युद्ध नहीं करता है, वापस लौट जाता है यूनान को। सिकंदर इसी समय समकालीन है, वह भारत आता है, पौरस से युद्ध करता है, हाइडेस्पीस का युद्ध होता है, समझिए उसको भी कल हम अगली कक्षा में समझ रहे होंगे। सिकंदर आता है, पौरस से युद्ध लड़ता है, कहते हैं पौरस हारा था, मगर उसकी युद्ध कुशलता से प्रेरित होकर पौरस को उसका राज्य वापस लौटा देता है। मगर यह भी देखिए सिकंदर एक युद्ध और लड़ता है, अश्वत्थ का युद्ध, जिसमें सभी महिलाओं को मार देता है और उसकी सेना आगे बढ़ने से मना कर देती है, कहती है कि अब हम युद्ध नहीं लड़ पाएंगे, घनानंद एक महत्वपूर्ण और बड़ा और शक्तिशाली शासक है तो हम युद्ध नहीं लड़ेंगे। तो सिकंदर बिना युद्ध लड़े घनानंद से वापस लौटता है क्योंकि उसकी ताकत बहुत महत्वपूर्ण थी, उसकी शक्ति बहुत महत्वपूर्ण थी, वह नहीं लड़ता है। मगर चाणक्य एक मोर पालक है ना, पीपली वन के मोरिये, एक वंश है चाणक्य, उस वंश के एक बच्चे को चंद्रगुप्त मौर्य जो है वह मुरा शब्द से निकला है, यानी कि मौर्य यानी मोर पालक, और चंद्रगुप्त मौर्य की माता का नाम था मुरा और इसका पुत्र का नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य को शिक्षा दी चाणक्य ने और 322 में नंद वंश का नाश करते हैं और घनानंद को पराजित करते हैं और एक नए वंश की नींव रखी जाएगी। चंद्रगुप्त मौर्य वंश की नींव रखता है जो भारत में एक बड़े साम्राज्य को जन्म देता है, जिसमें बिंदुसार आपको दिखाई देंगे आगे और चक्रवर्ती सम्राट अशोक भी इसी साम्राज्य में दिखाई देते हैं। तो ये जो कालखंड है समझने के लिए महाजनपद काल 16 थे, 16 में सबसे महत्वपूर्ण मगध था और मगध में मौर्य साम्राज्य से पहले 3 वंश थे, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश। इन तीनों को हम विस्तृत तौर पर समझ पा रहे हैं, उस पृष्ठभूमि को समझ पा रहे हैं जो चंद्रगुप्त मौर्य को साम्राज्य बनाने के लिए प्रेरित करती है। चाणक्य जैसे हमें बहुत चाणक्य का अपने आप में बहुत विशेष व्यक्ति है। राजनीतिक शास्त्र के प्रोफेसर होने के साथ साथ, अर्थशास्त्र के लेखक होने के साथ साथ वह एक
बहुत बड़े रणनीतिकार हैं। आजकल भी कई लोगों को चाणक्य की उपाधि मिलती है, मगर आप चाणक्य को समझिए कि चाणक्य एक अबोध बच्चे को वन से उठाते हैं और देश का सबसे बड़े साम्राज्य का शासक बना देते हैं। यह एक बहुत बड़ी विशेषता रही चाणक्य की। चाणक्य का वास्तविक नाम क्या था? विष्णुगुप्त, ठीक है। और चाणक्य, इनके पुत्र जो पिता थे चाणक्य के, वो उनके नाम की वजह से चाणक्य उनका नाम पड़ा। चाणक्य के पुत्र चाणक्य कुटिल चाल चलते थे, कौटिल्य, तो कई जगह कौटिल्य शब्द, कई जगह चाणक्य और कई सही नाम विष्णुगुप्त। तो यह नाम आपको आगे देखने को मिल रहा होगा। इस कक्षा का सार आपकी समझ में आया, महत्वपूर्ण था, समझना आवश्यक था। उम्मीद है मैं आपको समझा पाया। अगर आपको पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उससे लाभ होगा और हमें भी अच्छा लाभ होगा। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो मिलते हैं अगली कक्षा में। नमस्कार।